हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और क्लास 11th के लेक्चर में आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स है क्या? एक्चुअली इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हीट, टेम्परेचर एंड देयर कन्वर्जन इन अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। मतलब हीट या टेम्परेचर या इनका कन्वर्जन एनर्जी के और फॉर्म्स में करना, इसको स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में साइंस की, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स। राइट, मैंने लिख रखा है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ द हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। हीट और अदर फॉर्म्स, एनर्जी के और भी फॉर्म्स है, उनका इंटर कन्वर्जन जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्म्स हैं कुछ मैं बता रहा हूं, रिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मुझे लगता है कि मैंने आपको शायद कभी बताया थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। अ सिस्टम whose state we can express in the terms of temperature, pressure and volume। देखिए, ये कंटेनर है, इसमें गैस है, इसका प्रेशर है, इसका वॉल्यूम है, इसका टेम्परेचर है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? दिस सिस्टम विल बी टर्म्ड एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसको हम, इसका टेम्परेचर भी मालूम है, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी, और डेफिनेशन कहती यही है कि सिस्टम whose state we can express in the terms of temperature, pressure and volume। तो दिस इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एग्जांपल के लिए गैस से भरा हुआ क्लोज्ड कंटेनर। राइट, ओके। सेकेंड टर्म सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के चारों तरफ की हर चीज जो डायरेक्टली सिस्टम को अफेक्ट करती है, राइट, दैट इज द सराउंडिंग ऑफ दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम। राइट, जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी सिस्टम को, दैट इज द सराउंडिंग ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट टर्म है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो हमने अभी आपको बताया प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। और लास्ट जो मैं बता रहा हूं उसका इस रिलेटेड टर्म है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए कहा गया है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से रिलेटेड एक इक्वेशन है, एंड दैट इज PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट हमारा है, और म्यू द नंबर ऑफ मोल्स। तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, इसको पॉज कर रहा हूं। ये थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और ये इसकी कुछ टर्म्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग डिस्कस अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सीधी सी बात है, जैसे मुझे लगता है कि मैं आपको बता चुका हूं कहीं, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, तो क्या होगा? हम इन दोनों को कांटेक्ट पे कर रहे हैं, तो जब इनको कांटेक्ट पे करेंगे तो हीट फ्लो करनी शुरू करेगी। कहां से? हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी से। मान लीजिए इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर कम है, तो यहां से हीट फ्लो करेगी इस कम टेम्परेचर वाली बॉडी में। तो इससे इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। थोड़ी देर के बाद दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे ना, और जब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हीट का फ्लो फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी विल स्टॉप। और इस कंडीशन में ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगी। और मैंने लिखा भी यहां पर वही है, टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ टेम्परेचर ऑफ द बोथ इज सेम। दोनों का टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगी। तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उन दोनों के टेम्परेचर सेम होंगे। राइट, अब हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने उठाया है, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? देखिए, मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट मैं हूं, एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये है। अब इसका जो टेस्ट हुआ उसमें इसके जो मार्क्स है और इसके जो मार्क्स है वो
मेरे मार्क्स के इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों के मार्क्स आपस में इक्वल होंगे मार्क्स के बेसिस पे। तो ऐसे ही टेम्परेचर की बात में कहते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो दोनों सेपरेटली किसी थर्ड ऑब्जेक्ट्स के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर थर्ड ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बराबर है, तो फिर आपस में उन दोनों के टेम्परेचर भी तो बराबर होंगे। कैसे? मैंने यहां लिखा हुआ है, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर separately in thermal equilibrium with third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other। आप इसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये है A बॉक्स, ये है B बॉक्स और ये है C बॉक्स। तो कहते हैं कि इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, ए का सी के बराबर है, और ऐसे ही बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है। तो फिर तो ए का टेम्परेचर बी के बराबर होगा ना, डेफिनेटली। जब इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, तो इसका टेम्परेचर इसके बराबर होना ही होना है। एंड दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स वेरी सिंपल। इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर सेपरेटली इक्वल टू the temperature of third object या system, in this condition the temperature of the two objects will be same, yeah, will also be equal to each other, जो कि स्टेटमेंट यहां पे लिखा है। तो भी अभी काम करिए, इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे की बात करें। ये स्टेटमेंट्स मैं लिख दे रहा हूं इसलिए ताकि आप इसको देख करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। Okay, students, now the next topic is internal energy। अब internal energy थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या होगी? डेफिनेटली internal energy of the thermodynamic system is the sum of its kinetic and potential energy, right? काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम होगी। मैंने लिख रखा है, देखिए, internal energy of system is sum of the molecular, kinetic and potential energies in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest। कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर है। अब हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा नहीं, ध्यान से आप समझिएगा लेक्चर को। पोटेंशियल एनर्जी, अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हो गया कि रियल गैस में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, रियल गैस के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो डेफिनेटली उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो डेफिनेटली दे हैव द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? जो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल बता रहा हूं तो इसमें दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कहां से आ रही है। तो पोटेंशियल किसकी वजह से? रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसका मतलब दे हैव द पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड थिंग, जब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? गैस को, सिस्टम को, गैस मतलब सिस्टम को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी सिस्टम का यानी गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, और इससे उनका क्या हो जाएगा? दिस वर्क ऑल्सो स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, राइट? इसका मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट गैस को यानी सिस्टम को वर्क करना पड़ता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, राइट? तो मैं केवल इतना बता रहा हूं, therefore
पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। और किस कंडीशन में? रियल गैस की कंडीशन में। और जो मैंने बताया उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी सबको मालूम है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, दे ऑल आर इन द मोशन। अब मोशन कैसा भी हो सकता है, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, कुछ भी। तो सिस्टम में गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी मोशन में होते हैं और मोशन की वजह से, मोशन का मतलब वेलोसिटी, तो दे पजेस देयर काइनेटिक एनर्जी, राइट? काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। अब आप देखो कि अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट प्रोवाइड करें, तो क्या होगा? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट का मतलब हीट एनर्जी, तो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। भाई हीट एनर्जी और ट्रांसफर हो रही मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ने का मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ना, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना। तो इस बेसिस पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसमें क्या है? ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। फंक्शन है किसका? वॉल्यूम का। यहां लिख सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, therefore potential energy increases with increase in volume, right? अब हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैंने ऑलरेडी बताया कि काइनेटिक is the function of टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, और इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट? बात समझ में आ गई? टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं इन दोनों की, ये किसके लिए? फॉर रियल गैस। ये दोनों है फॉर रियल गैस, राइट? तो आप बार बार सोच रहे होंगे सर रियल गैस क्यों कह रहे हैं? आइडियल गैस भी तो सुनी है आपने ना, उसमें क्या होगा? आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी होगी। वो किस पे डिपेंड करेगी? सेम पैटर्न पे लेके चलिए। तो आइडियल, अब हम पोटेंशियल एनर्जी बताने आ रहे हैं, तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैंने बताया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और रियल मॉलिक्यूल, आइडियल गैस की मॉलिक्यूल्स कहते होते हैं नेग्लिजिबल साइज के होते हैं, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, देयर इज नो intermolecular force of attraction between the molecules of ideal gas. क्यों? Because of they are of the negligible size, right? तो कोई intermolecular force of attraction नहीं है, और जब intermolecular force of attraction नहीं है तो potential energy कहां गई? जीरो हो गई ना, right? And therefore potential energy of ideal gas is zero. फिर नोट करते हैं, potential energy of ideal gas is zero. Yes? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। हां, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है? ओनली इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मतलब आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी गैस के केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, राइट? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जीरो, एंड देयरफॉर
internal of ideal gas is only kinetic energy, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर से बढ़ने से बढ़ती है, एंड देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स only on its temperature, right? Internal energy of ideal gas depends only on its temperature. क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, एंड देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके नोट कर लिए, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो इट बिकम्स एसेंशियल टू नो अबाउट द साइन कन्वेंशन. मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. अब ऑन द सिस्टम मतलब आप प्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. जब आप बाय द सिस्टम कहेंगे तो गैस खुद वर्क करेगी और एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा. पहले ही बता चुका हूं कि वर्क डन पॉजिटिव होगा जब सिस्टम खुद काम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, और ऑन द सिस्टम पे नेगेटिव होगा. तो अब मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, बाय द सिस्टम is positive and on the system is negative. इसको आप अगर ऐसे समझेंगे तो by the system का मतलब क्या हुआ कि गैस काम कर रही है और ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. और ऑन द सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वर्क सिस्टम पे हो रहा है तो ये नीचे आएगा, वॉल्यूम कम होगा, तो इट विल बी नेगेटिव. पहले भी समझा चुका हूं. लेकिन सेकेंड पॉइंट जो आया हीट एब्जॉर्ब. अब देखिए क्या हो रहा है, जब ये एक्सपैंड करेगा, जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी, चाहे आप हीट प्रोवाइड करा रहे होंगे या जैसे भी हो, हीट अंदर आएगी, क्योंकि एक्सपेंशन से कूलिंग होती है ना, और कूलिंग होगी, उसको टेम्परेचर को बराबर करने के लिए आउटसाइड से हीट आएगी, या ऑलरेडी आप हीट दे रहे हैं, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही सिस्टम के द्वारा, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो पॉजिटिव होने होना. ये लिखा है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. अच्छा, अब जब आप प्रेस करेंगे, ये पॉजिटिव की बात हो रही है, ये पॉजिटिव की बात हो रही है, और ये नेगेटिव की बात हो रही है. ये क्या है, जब आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है. लेकिन जब आप प्रेस करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी. गिवन आउट, हीट बाहर कब जाएगी, जब आप प्रेस करेंगे, कम प्रेस करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और यही कंडीशन है. और इसका सेकंड पार्ट कहते हैं एंड हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. ये एक्सप्लेनेशन है. और ठीक है, ऐसे ही इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कही गई है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव. बात समझ में आ गई? तो आप इन पॉइंट्स को अभी नोट करिएगा. मैं थोड़ा एक आपको ये चीज समझ में आ गई, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा. मैं इसको हटा के एक चीज और बता दे रहा हूं. हम लोग गैस का यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम P और V का ग्राफ खींच रहे हैं. दो ग्राफ दिखा दे रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, P और V, ये दोनों ग्राफ है ना. अभी ग्राफ, ये डायग्राम जो प्रेशर वॉल्यूम के हैं, ये इंडिकेटर डायग्राम्स हैं, ठीक है, ये हमारे इंडिकेटर डायग्राम्स है. यानी सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच खींचे गए ग्राफ हमारे इंडिकेटर डायग्राम कहलाते हैं. और
इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिएगा दोनों बिल्कुल सेम है, केवल एरो मैं अगर इसको ये कर दे रहा हूं और इसको ये कर दे रहा हूं तो दोनों ग्राफ बिल्कुल बदल गए, दोनों सिस्टम बदल गया। ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कंप्रेशन हो गया। और यहां क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, तो एक्सपेंशन। तो ये इंडिकेटर डायग्राम फॉर द कंप्रेशन, ये किसका है, कंप्रेशन की कंडीशन में, और ये एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन की कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम ये है, और एक्सपेंशन की कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम ये है। और क्यों ऐसा है ये समझ में आ गया, और क्योंकि ये डायग्राम है इसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। तो अभी इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं आपको वर्क डन, राइट। इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज द वर्क डन, राइट। वर्क डन, अब वर्क डन की बात चल रही है तो हम आपको सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वर्क डन की, कि मान लीजिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, ये कैसे भी आ रहा है, नो मैटर। तो हम प्रेशर और वॉल्यूम, अब ग्राफ दिया है तो मुझे इसमें वर्क डन निकालना है। पहले मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। देखिए तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, यानी ये एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है P1 V1 और इसके क्या है P2 V2, कोऑर्डिनेट्स नहीं है। इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो P1 है और वॉल्यूम V1, ये P1 ये V1, और इस पॉइंट पर प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। तो अब इस कंडीशन में अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है तो क्या करें, तो ध्यान रखिएगा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है तो आप क्या करिए, यहां से सीधे लाइन ड्रा करिए और इस पोर्शन का पूरा एरिया फाइंड कर लीजिए। तो ग्राफिकल मेथड से वर्क फाइंड करने के लिए कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट सी, ये डी, एरिया ए बी सी डी ए, राइट। तो ग्राफिकल मेथड है। अब इसमें और भी सेक्शन हो सकते हैं, देखिए आप ये तो छोटा पूरा नहीं, ए बी पॉइंट्स पता चलेंगे, ए क्या है, P1 पे जो नोटेशन होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। ये बी का नोटेशन P2 का हो जाएगा, सी का ये, डी का ये, कोई दिक्कत नहीं। कैसे फाइंड करेंगे, तो अब ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है ना, तो ट्रेपेजियम के आइडिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, कर दीजिएगा। नहीं मालूम है तो क्या करिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए ऐसे। अब एक पार्ट आपका बन गया ट्रायंगल और दूसरा पार्ट ये बन गया रेक्टेंगल। इसका मतलब दोनों एरिया निकालिए। मैं इसको ABCD मार्क कर देता हूं, तो इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE, यानी पूरा ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपको मालूम है देन यू कैन फाइंड इट, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, और वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ABCDE पूरा ट्रेपेजियम, या इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE, और दोनों में सम कर दे, दैट विल गिव यू द वर्क डन। अच्छा एक चीज और, अब इसकी दो कंडीशन हो सकती है। अगर ये एरो बना हुआ है तो ये वर्क क्या होगा, बोलो। अगर ये एरो इधर बना हुआ है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ये बता रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और वो क्या होता है पॉजिटिव। तो वर्क कैसा होगा,
इट विल बी पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन में समझते जाइएगा। अगर एरो इधर है, एरो से क्या पता चल रहा है कि वर्क हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। यस, यही केस अगर इसी में हम एरो उल्टा लगा दें ऐसे ऊपर की ओर, तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी नेगेटिव, राइट? वर्क डन नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गया? तो अगर वर्क कहीं दिया है तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, दैट कैन यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। अगर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एरो से तो वर्क पॉजिटिव होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा तो वर्क विल बी नेगेटिव। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे मैं कहता हूं ये P है और ये V है, इस ग्राफ में तो वर्क डन हो जाएगा। क्या होगा? ये पूरा एरिया, राइट? लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को कहूं PV, क्या ये वर्क डन होगा? नहीं, क्योंकि वर्क क्या होता है? P डेल्टा V, और वॉल्यूम पूरा कांस्टेंट है। वॉल्यूम यहां पे भी ये है और यहां पे भी है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब सिस्टम का पिस्टन रोटेट ही नहीं कर रहा, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क डन जीरो। तो इस कंडीशन में W इज इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके के ग्राफ पैरेलल टू योर प्रेशर एक्सिस, इस कंडीशन में वर्क डन जीरो होगा, इस कंडीशन में एरिया होगा, इस कंडीशन में एरिया होगा। कहां पॉजिटिव होगा कहां निगेटिव होगा, ये वर्क डन क्या होगा? दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और अगर ये एरो इधर घूम गया तो दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये चीज समझ में आ गई, राइट? अब इसके बाद हम इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम अगली बात करते हैं। नोट कर लिया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, यहां मैं मिटा दे रहा हूं। एक चीज देखिएगा, अभी कहता हूं कि मान लीजिए ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्क हो गया। अब अगर हमारा ग्राफ जो है, इंडिकेटर डायग्राम, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे वैसे नहीं आ रहा है, और कैसे आ रहा है? इफ इट इज कमिंग लाइक दिस, तो अब इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे? कर्व का एरिया, तो कहते हैं इसको एक तरीका तो ये है कि छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ब्रेक कर लीजिए, और छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ये तो कर्व है लेकिन ये पोर्शन ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये छोटे छोटे पोर्शन हमारे स्ट्रेट हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 इन सब के सेपरेट एरिया निकाल करके सम कर दिए, दैट विल गिव यू टोटल वर्क डन। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड क्या? थोड़ा सा ज्यादा वर्क हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 और यहां पे वॉल्यूम V2, तो इस कंडीशन को हम कैलकुलस मेथड से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, और दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, और dW कहां से? वॉल्यूम V1 से V2, और इसको क्या लिख सकते हैं? dW का मतलब P dV, कहां से? V1 से V2। तो अगर हमारा इंडिकेटर डायग्राम स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व पोर्शन है, तो उस कंडीशन में वर्क डन या तो स्ट्रिप्स के फॉर्म में ब्रेक करके निकाल लीजिए, अदरवाइज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम V1 टू V2, दैट इज P dV। वर्क डन क्या होता है? P dV, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। तो आप इसको नोट करिए, फिलहाल मैं इसके आगे की बात करता हूं बाद में। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया था, मैंने इसको भी छोड़ दिया। देखिए ध्यान से, ये ग्राफ आएगा कैसे? P का ग्राफ कैसे आएगा? इसको हटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, फिर देखते हैं। ये भी हटा दे रहा हूं। ये फॉर्मूला आपने नोट किया? ये वर्क आया कैसे? देखिए ये कंटेनर है, राइट? इसका पिस्टन है, हम प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका एरिया क्या है पिस्टन का? A, और प्रेशर क्या लग रहा है? P। इससे ये शिफ्ट होकर के यहां आ जा रहा है। देखिए कितना चेंज हो रहा है? डेल्टा एक्स, पिस्टन यहां से आ रहा, यानी डेल्टा एक्स पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस कंडीशन में लगने वाला फोर्स क्या होगा? फोर्स F इज इक्वल टू
P इंटू डेल्टा एक्स, यस, P इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया आपका फोर्स। तो अब वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन होता है dW इज इक्वल टू F इंटू इसको dx मान ले रहे, चलो ये डेल्टा की जगह dx, वेरी स्मॉल पोर्शन है dx, तो dW इज इक्वल टू F इंटू dx, राइट। अब F क्या है? व्हाट इज द F? dW का F इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, राइट। तो देखिए क्या होता है, F की जगह क्या रखें? सॉरी, ये है इंटू ए, F इज इक्वल टू P इंटू ए, P इज इक्वल टू F बाई ए, तो F इज इक्वल टू P इंटू ए। तो जो फोर्स लग रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और फोर्स लग रहा है F, तो प्रेशर P होने की वजह से F इज इक्वल टू P इंटू ए, तो dW इज इक्वल टू F इंटू dx स्मॉल सेक्शन में, तो क्या हो गया, F की जगह रख दें, तो P इंटू ए इंटू dx। अब A इंटू dx क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और dx है ये डिस्टेंस, तो ये क्या दे देगा? दिस विल बी वॉल्यूम, दिस विल बी P इंटू dV, dW इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dW फ्रॉम वॉल्यूम V1 से V2, ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, अब यहां से यहां तक कर ले लें, तब क्या हो जाएगा? तो दिस विल बी, देयरफॉर यहां पे कर रहा हूं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2, और dW क्या है? P dV, तो दिस इज द वर्क डन जो मैंने वहां पे किया था, राइट स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इट्स ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा।